This video is sponsored by V-Guard. विनोद जी, आरक्षण 75 वर्षों से चला आ रहा है, घटने के बजाय बढ़ रहा है। जमीन पर ये पॉलिटिकल टूल ज्यादा दिखता है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स ज्यादा दिखती है, या कहीं इंटेंशन थोड़ी बहुत पवित्र भी दिखती? देखिए, पहली बात तो जो आपने आंकड़े दिए तो ये तब है जब आरक्षण है। कल्पना कीजिए अगर आरक्षण नहीं होता तो शायद ये आंकड़े भी नहीं होते, मतलब इतने लोग भी नहीं आए होते अगर आरक्षण। ये तो एक सच्चाई है। आरक्षण, यहाँ सब अपने विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हर पार्टी के गुरुजी हैं, आलोक जी हैं, काका जी हैं, बद्रीनारायण जी तो समाजशास्त्री हैं। आरक्षण की बुनियाद तो पूना पैक्ट से पड़ी थी, जो बाबा साहब और गांधी जी के बीच में हुआ था। क्योंकि जब गांधी जी ने अनशन किया, और दरअसल अब वो अलग इतिहास है, लेकिन वहाँ से शुरू थी। तो आरक्षण कोई एहसान नहीं है जो दिया जा रहा है, ये बाकायदा एक समझौता था जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो दलित समाज का अनुसूचित उसका प्रतिनिधित्व करते थे उस समय, और पूरे बाकी जो है उसका गांधी जी करते थे, उनके बीच समझौता था। अदरवाइज तो वो जो जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात आई थी, तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड तो अंबेडकर साहब तो दलितों के लिए अलग से मांग रहे थे निर्वाचन क्षेत्र, उसको रोकने के लिए गांधी जी उनके बीच समझौता हुआ और उसके आधार पर आरक्षण दिया गया। अक्सर आरक्षण के विरोध में जो तर्क दिया जाता है ना कि साहब ये आरक्षण एक एहसान की तरह दिया है, एहसान नहीं है आरक्षण। और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सामाजिक न्याय नहीं है, वो आर्थिक न्याय है। आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय नहीं है। क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस में आने वाले लोग हैं वो सामाजिक विभेद के शिकार नहीं हुए, वो सारे सामाजिक अगड़े हैं। उनके साथ वो गरीबी के हैं, इसलिए आर्थिक न्याय है उनके साथ। लेकिन न्याय तो नहीं हो रहा ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ, पहले तो परिभाषा ठीक करनी चाहिए हमको, उसको सामाजिक न्याय से नहीं जोड़ना चाहिए, वो आर्थिक न्याय है। गरीबी का मामला जैसे बद्री जी ने कहा कांग्रेस ने छोड़ दिया है, या उसे छोड़ा किसी ने नहीं है। मोदी जी भी एड्रेस कर रहे हैं, मनरेगा के जरिए 26 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाया गया था। ये तो आंकड़े मनमोहन सिंह के समय में, तो ऐसा नहीं। और अभी भी 13-14 करोड़ लोग बाहर आए हैं गरीबी की रेखा से। तो एक सतत प्रक्रिया के तहत गरीबी दूर होती है, उसके लिए फिर अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीतियाँ, ये सब होनी चाहिए। आरक्षण जो है वो सामाजिक जो शासन प्रशासन, उसमें हिस्सेदारी का सवाल है उसमें। और वो आप सही कह रही हैं, उस पर राजनीति हुई लगातार। मंडल आयोग वीपी सिंह लाए तो वीपी सिंह अपनी इच्छा से नहीं लाए थे, क्षमा करेंगे हमें लोग, क्योंकि वीपी सिंह जिस राजनीति से आए थे वो सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं थी। वो बाय डिफॉल्ट सामाजिक न्याय के नेताओं के साथ आ गए जब वो राजीव गांधी के खिलाफ आए। और उसके बाद, क्योंकि वीपी सिंह का इतिहास दो है, वीपी सिंह नहीं, वीपी सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो सबसे ज्यादा एनकाउंटर पिछड़ों के हुए थे, और मुलायम सिंह ने बाकायदा विधानसभा में इसकी रिपोर्ट रखी। नहीं विनोद जी, अच्छा एक तो और चीज मैं और मंडल आयोग आया, चौधरी देवीलाल, कांशीराम जी, चंद्रशेखर जी जो रैली कर रहे थे 7 अगस्त को बोट क्लब पर, और उसमें ये डिमांड होनी थी मंडल आयोग के लिए। उस तब शरद यादव और रामविलास पासवान जी ने दबाव डाला वीपी सिंह पे कि इसकी काट के लिए, वो भी एक राजनीतिक हथियार था, काट के लिए मंडल आयोग लाया जाए, और लाया गया। ठीक है। तो ऐसे फैसले कई बार इसी तरह होते हैं। यानी कि ये माना जाए कि देश की पॉलिटिक्स में कोई पार्टी ऐसी नहीं जो सामाजिक कल्याण को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर बहुत गंभीर दिखती है। कल्याण और न्याय में फर्क है। कल्याण आप दान के रूप में करते हैं, न्याय जब आप करते हैं तो आप अधिकार देते हैं। महिला आरक्षण आया, उसमें भी महिला आरक्षण के नाम पर कि आरक्षण आपने 33% दे दिया, लेकिन सेंसस की गांठ है और डिलिमिटेशन की गांठ है। ऐसे नीतीश कुमार यहाँ 75% आरक्षण तो दे रहे हैं, लेकिन अभी जानता कोई नहीं लागू होगा कि नहीं। नहीं, अभी तो पहली बार राज्यपाल महोदय क्या करेंगे, क्योंकि भूपेश बघेल ने भी 75% आरक्षण दिया था जब ईडब्ल्यूएस हुआ, उसके बाद उन्होंने पास किया, और उस समय तत्कालीन राज्यपाल वहां की थी, उन्होंने उसको रोक दिया। झारखंड में भी हुआ था, वहां भी रुक गया। तो अभी तो ये बड़ा, लेकिन इस तरह की चीजें जो सामाजिक प्रक्रिया है ना, ये ऐसे ही चलती है। लोकतंत्र में हर फैसला राजनीति के तहत होता है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो दल सत्ता में होता है, जब कोई फैसला लेता है तो अपना राजनीतिक हित देखता है। महिला आरक्षण विधेयक 9 साल नहीं लाया गया, आखिरी वर्ष में लाया गया, तो उसके पीछे भी राजनीतिक मंशा थी। वरना अगर वाकई महिलाओं को सशक्तिकरण की मंशा होती तो आप 2015 में ला सकते थे। गुरु, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी से ये सवाल पूछ रही हूं आपसे, आप क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार, स्पष्ट जनादेश आपको मिला,
महिला आरक्षण के नाम पर फिर वही खेला हुआ, यानी कि आरक्षण, मुझे जो समझ में आया, आरक्षण इज इक्वल टू खेला। गरिमा जी, मेरे तरफ कुछ पॉइंटेड सवाल किए गए थे, आरोप लगाया गया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैं ना पढ़ूं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी से मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है, जिसके सर्वे सर्वा कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जिसके वरिष्ठ नेता आजम खान पिछड़े वर्ग से आने वाली रमा देवी के खिलाफ लोकसभा के पटल पे किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, मुझे उनसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। जिनके आजम खान बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की तरफ ये कहते हैं कि सबसे बड़े भूमाफिया हैं इस देश के, उनसे मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। जो प्रमोशन रिजर्वेशन में ना हो इसके लिए भरसक प्रयास करते हैं, उनसे मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक आरक्षण और प्रतिनिधित्व की बात है, गरिमा जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आदिवासी राष्ट्रपति हो, 35% केंद्रीय मंत्री हो, प्रोफेसर्स हो, वाइस चांसलर्स हो, पहली बार चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक दलित समाज का व्यक्ति बनता है, हमें किसी से कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। महिला आरक्षण इतने लंबे समय तक शेल्फ पे क्यों रखा रह गया था? किसी की हिम्मत क्यों नहीं हुई? मैं पूछना चाहता हूं। आखिरकार एक आदिवासी की बेटी जब राष्ट्रपति बनी तो उनके खिलाफ अपशब्दों का उपयोग क्यों होता है? इंडिया अलायंस की नींव रखने वाले नीतीश कुमार एक महादलित सीएम को क्यों नहीं बचा पाते हैं? इस आरक्षण का मतलब यही है कि इन सामंतवादी शक्तियों को चुनौती देना, प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, जो परिवारवाद की आड़ में एक परिवार के आगे देखने को तैयार नहीं है। आरक्षण की अगर मंशा होती तो लागू हो सकता था 2024 में। This video is sponsored by WeGuard.